सबको नमस्कार। इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भारत प्रेमी सज्जनों, नौजवान साथियों, आज के इस सत्र में हम अपने देश भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ईसा से 326 वर्ष पूर्व दुनिया में विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर सिकंदर अनेक देशों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसमें भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के ऊपर स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय में कार्यरत आचार्य चाणक्य ने जब ये समाचार सुना, उनको चिंता हुई। उन्होंने भारत की ओर दृष्टिपात किया। भारत का देश समृद्ध है, सोने की चिड़िया है, ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति से भरपूर देश है, परंतु कोई केंद्रीय सेना नहीं है, केंद्रीय कोई शासन इस वक्त नहीं है। पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा अगर इसके अंदर भारत आएगा तो भारत की कोई भी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अतः आचार्य चाणक्य ने नौकरी छोड़ दी। 30 वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य में पैदल घूमे, राजाओं के अंदर भारत भक्ति का भाव जगाया, देश की रक्षा का भाव जगाया, गांव-गांव में जाकर के देश के किसान मजदूर तरुणों को देश के सुरक्षा के लिए तैयार किया और एक कुशल नेतृत्व चंद्रगुप्त का भी निर्माण कर दिया। जैसे ही सिकंदर अफगानिस्तान में पहुंचा, उसका पहला आक्रमण पश्चिमी कंधार के राजा अष्टक पर हुआ। 1 महीना अष्टक राजा बड़ी वीरता के साथ सिकंदर से युद्ध करता रहा, अभिजीत रहा, परंतु पूर्वी गांधार का राजा अंबिक देशद्रोह करके सिकंदर से मिल गया, इसलिए अष्टक पराभूत हो गया। उसके बाद कैकई प्रदेश के राजा पौरुष पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। पौरुष भी शक्तिशाली राजा था। सिकंदर ने परिस्थिति देखकर उसके साथ संधि कर ली। सिकंदर ने पूर्वी रावी के तट पर स्थित कठगण राज्य पर आक्रमण कर दिया। कठ बड़ी हिम्मत के साथ सामना कर रहे थे। कठों की वीरता से, कठों के सैनिकों के पराक्रम से सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो रहे थे। तभी राजा पौरुष 6000 सैनिकों की सहायता सिकंदर की कर देता है। कठगण राज्य समाप्त हो जाता है। 15,000 सैनिक कठगण के राज्य के युद्ध में काम आते हैं। 3.5 वर्ष सिकंदर को अफगानिस्तान को जीतने में लगे, परंतु सिकंदर की सेनाओं का हौसला टूट गया था। वो भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। सिकंदर के लाख प्रयत्न करने पर भी जब सेना नहीं मानी तो सिकंदर लौटने के लिए बेबस हो गया। लौटते समय मालव क्षुद्रक नाम के 2 छोटे छोटे राज्यों के साथ, कबीलों के साथ सिकंदर का फिर संघर्ष होता है। इसमें सिकंदर को सीने में एक बहुत बड़ी शक्ति लगती है। सिकंदर मरणासीन हो जाता है। ऐसी घायल अवस्था में सिकंदर को उठाकर सिकंदर के सैनिक गुप्त मार्ग से लौट रहे थे। रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और बेबीलोन में आज भी सिकंदर की कब्र संसार देख सकता है। ठीक 20 वर्ष के पश्चात सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस फिर से भारत में आता है। बहुत विशाल सेना लेकर आया। तब तक आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन कर दिया था। सेल्यूकस का सामना चंद्रगुप्त से होता है। सेल्यूकस बुरी तरह से परास्त होता है। उसको अपने घर की याद आने लगती है। वो नाक रगड़ता है
कान पकड़ता है, चंद्रगुप्त को कहता मैं दोबारा लौट करके नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। परंतु ऐसे तो छोड़ा नहीं। तो कभी एक कविता बोलते हैं, एक यूनानी भारत आया लेने हिंदुस्तान, लेना क्या था दे गया बेटी और बचाई जान। अपनी बेटी हेलेन की शादी करके सेल्यूकस अपने देश यूनान लौटता है। लौटते समय काबुल, कंधार, हेरात आदि चारों प्रदेशों को, कलात प्रदेशों को वो दहेज में दे करके, यूनान के अर्थशास्त्री को भी दहेज में दे करके दोबारा न लौटने का वायदा करके यूनान लौट जाता है। 64 ईसा पूर्व उज्जैन के अंदर राजा गर्दभील शासन करते थे। एक राक्षसी जाति शक वहां पर धाबा बोलती है, गर्दभील शहीद हो जाते हैं। रानी सरस्वती 10 साल के पुत्र विक्रम को लेकर के वो वनवासी के क्षेत्र में चली जाती है। विक्रम वनवासी बंधुओं को साथ लेकर, मजदूर किसानों युवकों को साथ लेकर अपनी सेना में भर्ती करते हैं, उनको सैनिक के रूप में खड़ा करते हैं। जब 17 वर्ष के हो जाते हैं विक्रम, तो उज्जैन पर फिर धाबा बोलते हैं और उज्जैन को जीत लेते हैं, शकों को परास्त करते हैं। केवल विक्रमन, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से समाज ने जाना, वो उज्जैन तक सीमित नहीं रहते। शकों को परास्त करते हुए वो भारत की सीमा तक खदेड़ देते हैं। पश्चात विक्रमादित्य अपने राज्य में एक बहुत सुंदर शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं और कहते हैं उनके शासन व्यवस्था में कोई कैदी जेल में नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था, किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होता था। ऐसी सुंदर शासन व्यवस्था देने वाले न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य हुए। उस समय विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने राजा विक्रमादित्य को अपने नाम से संबोधित शुरू करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वे सारे गुण विक्रमादित्य में थे जो एक नया संबंध शुरू करने वाले सम्राट के अंदर चाहिए थे। इसलिए बड़ा हर्षोल्लास का उत्सव मनाया। शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण विक्रमादित्य को शक्कारी की उपाधि समाज ने दी और विक्रमी संवत 2000 आज 77 चल रहा है, 2077 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने यह विक्रमी संवत प्रारंभ किया। 560 ईस्वी में एक नई बर्बर विदेशी आक्रांता जाति हूण भारत में चढ़ करके आ गई। मिहर कुल उनका सेनापति था। उसका सामना यशोधर्मा के साथ हुआ। यशोधर्मा ने उसको मिट्टी में मिला दिया। दोबारा ग्रीक हूण, शक, यवन भारत की ओर मुंह ताकर के देख नहीं सके। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का ये 5वां आक्रमण सिंध पर होता है। पूर्व के 4 आक्रमणों में सब मुगल जो हैं अरब कंट्री के सारे आक्रांता परास्त हो जाते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बड़ी धूर्तता के साथ सिंध पर जीत प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उस समय सिंध पर राजा दाहिर शासन करते थे, बहुत शक्तिशाली सुयोग्य राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में हार जाता है, लेकिन बरसात आ जाती है। सिंध के किनारे स्थित झेलम नदी पार करके मोहम्मद बिन कासिम फिर पड़ाव डालकर बैठ जाता है। अपने सैनिकों की, घोड़ों की फिर से चिकित्सा करता है। उसी समय रक्षाबंधन का पर्व आता है। रक्षाबंधन की महत्ता को समझते हुए कि भारत में इसका महत्व है, अपनी पत्नी मोहम्मद बिन कासिम राखी का बंधन लेकर राजा दाहिर के महल में भेज देती है। आती है वो और राजा दाहिर को राखी बांधने के बाद कहती है, भैया मेरी राखी की लाज रखना, मेरे माथे की बिंदिया की रक्षा करना, सिंदूर की रक्षा करना। बरसात समाप्त होते ही मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का फिर युद्ध होता है। फिर वैसा ही है, कासिम परास्त हो जाता है। राजा दाहिर की तलवार उसको काटने ही बढ़ती है। तभी हाथ में बांधा हुआ ऐसा मौली का धागा जो कासिम की पत्नी बांध करके गई थी, राजा दाहिर को ध्यान में आ गया, मैं तो अपनी बहन के सिंदूर को ही पहुंच रहा हूं। इसलिए वो रुक जाते हैं। जीत
हार में बदल जाती है। कासिम के अंगरक्षक राजा दाहिर को गिरफ्तार कर लेते हैं और सेना के पांव उखड़ जाते हैं। सिंध परास्त हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम महल पर आक्रमण करता है। तभी राजा दाहिर की पत्नी, जो कि वीरांगना थी, 15,000 सैनिकों के साथ वो भी युद्ध भूमि में आ जाती है, लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण से वो भी देश समाज के काम आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर की 2 नौजवान सुपुत्रियां सूर्य और परमल हाथ चढ़ जाती है। उनको बड़ा खुश होकर के अपने नवाब गजनी के लिए तोहफा इस नाते भेजता है, लेकिन दोनों बेटियां नवाब से गजनी में जाकर कहती हैं, इस मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमको पहले ही भ्रष्ट कर दिया है। हमारा सौभाग्य होता आपकी सेवा में आती, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी दुख की घटना है। नवाब का गुस्सा एकदम परवान चढ़ गया। जो वहां रिजर्व फोर्स थे उसको आज्ञा दी, जाइए उस कमबख्त मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करिए, एक ताजा भैंसा काटिए, उसकी खाल में लपेट कर मोहम्मद बिन कासिम को मेरे पास लेकर के आइए। वो तो तभी मर गया था जब खाल में लपेटा था, लेकिन बेटियां वो इंतजार कर रही थी। नवाब के उस भवन में बैठ करके जैसे ही सैनिक मोहम्मद बिन कासिम को वहां लेकर के आते हैं, दोनों बेटियां उस भवन की छत से छलांग मारकर, और कोई कहता है अंगूठी में रखा हीरा चाट करके वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो अपनी इज्जत की रक्षा करती है, और जिस तरह से धोखे से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को धराशायी किया था, उसी तरीके से अपनी बुद्धि बल से वो बदला भी ले लेती है। जब सिंध परास्त हो गया था तो राजा दाहिर का बेटा जयसिंह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए राजस्थान में मेवाड़ में आ जाता है। वहां बप्पा रावल के यहाँ शरण लेता है। मोहम्मद बिन कासिम उसका पीछा करता हुआ वो भी मेवाड़ आता है। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम को परास्त नहीं करते, परंतु सिंध तक पछाड़ देते हैं और इन अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक सफल विजय अभियान बप्पा रावल संपन्न करते हैं। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का काम तमाम हो जाता है। अगला पृष्ठ आता है 724 से लेकर 761 के बीच में 37 वर्ष का एक स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास का। कश्मीर के राजा सम्राट ललितादित्य बहुत पराक्रमी वीर सुयोग्य प्रशासक थे। उन्होंने 300 से अधिक युद्ध लड़े थे, सभी में विजय रहे थे। उनके राज्य की सीमाएं काबुल, कंधार, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, तिब्बत, भूटान, बंगाल, महाराष्ट्र, कावेरी तक और पश्चिम में ईरान तक थी। आज का जितना भारतवर्ष है उससे भी बड़ा क्षेत्र उनके राज्य का था। ललितादित्य ने न केवल सीमा का विस्तार किया, एक सुंदर राज्य व्यवस्था स्थापित की। उनका मानना था विदेशियों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय सत्ता में एक ताकतवर सेना का होना जरूरी है। उन्होंने अनंतनाग के अंदर मारतंड सूर्य का एक बहुत श्रेष्ठ मंदिर बनाया था, जिसे बाद में मुगलों ने तोड़ दिया था। आज उसके अवशेष ललितादित्य की उस श्रेष्ठ समृद्धि का व्याख्यान करते हैं। ललितादित्य के शासन के पश्चात अवंती वर्मा अनेकों शासकों ने उनके राज्य को व्यवस्थित रखने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन 1001 ईस्वी में गजनी का एक शासक महमूद गजनवी वो लुटेरा था, उसने पेशावर पर आक्रमण कर दिया। उसको जीतने के पश्चात उसने कश्मीर में राजा जयपाल को परास्त कर दिया। जयपाल का बेटा आनंदपाल वो वहां पर शासक बन गया। उतने में मध्य एशिया का इल्क खान ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। उसमें महमूद गजनवी लौट करके उसका सामना कर रहा था, लेकिन आनंदपाल ने वहां कश्मीर के सेनापति के परामर्श के बावजूद महमूद गजनवी का सहयोग कर दिया। लेकिन महमूद गजनवी वहां से युद्ध से निवृत्त होने के पश्चात उसने 1014 में फिर से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आनंदपाल की सहायता के लिए दिल्ली से अजमेर, कन्नौज, ग्वालियर के हिंदू राजाओं की सैनिक सेना बल
अनंतपाल की सहायता के लिए कश्मीर गया था। महमूद गजनवी भारत की ओर फिर मुड़ता है। वो कन्नौज के राजा पर आक्रमण करता है। उसमें विद्याधर चंदेला के नेतृत्व में 38 हिंदू राजाओं ने मिलकर के भारत के ऊपर होने वाले हर आक्रमण का मिलकर मुकाबला करेंगे, ऐसा संकल्प लिया था। लेकिन कन्नौज का राजा राज्यपाल महमूद गजनवी के आते ही मैदान छोड़ करके भाग गया। विद्याधर चंदेला ने न केवल राज्यपाल का वध किया, कन्नौज को भी जीत लिया। कलंजर पर भी महमूद गजनवी ने असफल प्रयत्न किया। उसके बाद वो गजनी लौट करके चला गया। अनेक बार उसने फिर से कश्मीर को जीतने का प्रयत्न किया और 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात में प्रवास पर आक्रमण कर दिया। यह 6 जनवरी 1026 का समय था। 3 दिन के इस घमासान युद्ध में 8 जनवरी 1026 को सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया महमूद गजनवी ने। उसकी रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू सैनिक और नौजवान वो काम आए, लेकिन महमूद गजनवी गुजरात रुक नहीं सका। 1.5 मास के अंदर ही जब उसने देखा गुजरात का एक शक्तिशाली राजा भोज हिंदू राजाओं का नेतृत्व करता हुआ चारों ओर घेरा डाल करके बैठ गया है, उसको अपनी जान का खतरा देखकर रात के समय अपनी जान बचाकर अपना परिवार और अन्य सैनिक छोड़ करके गुप्त मार्ग से गजनी भाग गया। जो उनका परिवार, जो सैनिक यहाँ बच गए थे, वो सब भारतीय संस्कृति और समाज में सम्मिलित कर लिए गए थे। राजा भोज केवल गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं करते हैं, सिंध से भी अरबों को खदेड़ देते हैं, सिंध पर भी वो कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद वो विजय अभियान के लिए बड़ी सेना लेकर के वो बहराइच में उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर सुहलदेव और हरदेव दोनों नौजवान राजकुमारों के नेतृत्व में हिंदू राजाओं की संगठित सेना ने उस सालार मसूद की ईंट से ईंट बजा दी। उसकी 2/3 सेना काट कर नष्ट कर दी गई और 14 जून 1033 को नहीं 1033 को उसका बहराइच में काम तमाम हो जाता है। इसलिए सालार मसूद का वो कबर बहराइच में आज भी उसका प्रमाण देती है। 1178 में दूसरा आक्रमणकारी महमूद गौरी भारत की ओर बढ़ता है। वो सीधा गुजरात में जाता है। गुजरात के अंदर वो मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहते थे, उसके साथ टकराता है। वो शक्तिशाली सम्राट था। महमूद गौरी को इतनी मार पड़ती है, वहां से भी जान बचा करके गजनी लौट कर आता है। लेकिन गौरी रुका नहीं। उसने लाहौर के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीता, पेशावर को जीत लिया और पेशावर को जीतने के पश्चात लाहौर के क्षेत्र को जीतने में वो उसको 5 वर्ष लगे। वो 1186 में लाहौर को जीत करके पंजाब की ओर बढ़ने लगा। अनेकों प्रसंगों पर पृथ्वीराज चौहान ने उसको परास्त किया। कहते 17 युद्ध हुए। 17 युद्धों में महमूद गौरी परास्त होता था पृथ्वीराज चौहान से, बार बार माफी मांगता था, दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन लौट कर आ जाता है। 1191 में करनाल और भटिंडा के बीच का क्षेत्र तराइन के युद्ध में वो महमूद गौरी और पृथ्वीराज का घमासान युद्ध होता है। उसमें फिर से महमूद गौरी परास्त होता है। फिर क्षमा मांगता है पृथ्वीराज चौहान। क्षमा वीर से आभूषण कह करके महमूद गौरी को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में एक नया प्रसंग घटित होता है। 1191 में ही कन्नौज के राजा जयचंद की सुपुत्री संयोगता का स्वयंवर होता है। संयोगता पत्र डालती है पृथ्वीराज चौहान को, मैं आपको पति चुन चुकी हूं। लेकिन जयचंद तो पृथ्वीराज चौहान का बचपन का ही दुश्मन बन गया था, क्योंकि वो भी दिल्ली के राज्य का अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जब उसको निमंत्रण मिला है तो वो चंदबरदाई के सहयोग से वहां संयोगता के स्वयंवर में वेश बदल कर पहुंचता है। संयोगता वहां पृथ्वीराज चौहान के बुद्ध में वो जयमाला डाल देती है। बुद्ध इसलिए था कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान का अपमान करना चाहता था।
लेकिन वेश बदल करके पृथ्वीराज चौहान संयोगता को घोड़े पर लेकर के दिल्ली लौटकर आते हैं। 100 चुने हुए सरदारों के नेतृत्व में 1100 की सेना जगह जगह मोर्चों पर खड़ी थी। अंदेशा था जयचंद की सेना सामना करेगी, गिरफ्तार कर सकती है पृथ्वीराज चौहान को। उनकी रक्षा करते हुए 100 के 100 सभी अच्छे योद्धा खेत आ गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुंच गया। कहते हैं 1 वर्ष तक पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य की उस व्यवस्था को ठीक करने की ओर उनका ध्यान नहीं गया। वो संयोगता के ही जाल पास में वहां पर रहे। ऐसी स्थिति में अनेकों राजा संयोगता के व्यवहार के कारण से नाराज हो गए। यहां तक कि कनौज का राजा तो पहले से जयचंद नाराज ही था, लेकिन गुजरात का मूलराज द्वितीय भी नाराज था। अन्य उनके सभासद भी नाराज हो गए। जब पृथ्वीराज चौहान को मिलने जाते थे तो संयोगता उनको उल्टा जवाब देती थी। कश्मीर का राजा भी उनके विरुद्ध हो गया था। इसमें उन्होंने ही मोहम्मद गौरी को फिर से बुला लिया और स्थानेश्वर के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का फिर से युद्ध हुआ। उस युद्ध में अपने ही लोगों के इस विश्वासघात के कारण से पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया, वो गिरफ्तार हो गए। मोहम्मद गौरी दिल्ली का शासक बन गया। लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने उसी जयचंद के ऊपर, जिसने 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था, आक्रमण कर दिया। जयचंद परास्त हो गया। जयचंद का बेटा हरिश्चंद्र वो भी वीरता के साथ लड़ा, लेकिन युद्ध भूमि में खेत आ गया। तभी मोहम्मद गौरी को सूचना मिलती है गजनी के आसपास के राज्य जो उसने जीते हैं वहां बगावत हो गई है। इसलिए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को साथ लेकर के वो गजनी लौट जाता है। पीछे पीछे चंद्रवरदाई नाम के कवि, जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य में कविता में बात करने वाले सुयोग्य कवि योद्धा भी थे, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, वो भी पैदल चल करके गजनी पहुंच जाते हैं, मोहम्मद गौरी से मिलते हैं और उनके ऊपर एक कौतूहल पैदा कर देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जिनको गौरी पकड़ करके हिंदुस्तान से लाए हैं, वो शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं, आवाज सुनकर लक्ष्य भेद कर सकते हैं। अगर गौरी आप उनका ये प्रदर्शन ये फिर से गजनी में करते हैं तो गजनी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म लोहे के सलाखों से सब समाप्त कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान अंधे थे, इतने में शब्द वेदी बाण छोड़ता है, इसलिए हजारों की भीड़ इस तमाशे को देखने के लिए आ गई। तबे लगे थे जगह जगह, हैमर की चोट पड़ती थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान बाण चलाते थे। इस वातावरण में सब आनंद ले रहे थे। उसमें रावण की तरह मोहम्मद गौरी हंसता है, हा 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 हा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की आवाज को सुनता है। साथ खड़े चंद्रवरदाई एक कविता बनाते हैं। 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट परमाण